हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र को करने वाले हैं और अर्थशास्त्र में अगर हम लोगों ने देखा जाए तो अर्थशास्त्र में हम लोगों ने अभी तक कर लिया है मांग के नियम कर लिए हैं और मांग के प्रकार कर लिए हैं, मांग होती क्या है, इन सब पर हम लोगों ने पिछली क्लास में और उससे प्रीवियस क्लास में चर्चा की हुई है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पूरा जो मांग का जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाए। और हमने एमसीक्यू भी किए थे कि लॉ ऑफ डिमांड के एमसीक्यू क्या होते हैं, मतलब कि डिमांड कितने प्रकार की होती है उनके बारे में भी हमने एमसीक्यू किए थे, तो वो आप लोगों को एमसीक्यू क्लास भी देखनी है। तो आज की क्लास में अगर हम लोग बात करें तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मांग की लोच। मांग की लोच के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर की बात करें, मतलब कुछ पिछली क्लास की बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत थी पहले 100 रुपये। तो ये वस्तु की कीमत है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो व्यक्ति 100 रुपये की जब वस्तु है तो वो उसकी कितनी चीज़ें मांगता है, मान लो उसकी मात्रा जो है वो 4 मांगता है, ठीक है। और जैसे ही वस्तु की कीमत 200 हो गई, जैसे ही वस्तु की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई, 100 से कहाँ हो गई, 200 हो गई, तो आदमी ने जो मात्रा है उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। जो पहले 4 खरीदता था आदमी, उसने अब कितना खरीदा, 2 खरीदा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वस्तु की कीमत के घटने पर या फिर बढ़ने पर मांग की मात्रा में, जो डिमांड की मात्रा में कमी आती है या फिर वृद्धि होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मांग बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मांग क्या होती है, जैसे हम लोगों ने डिमांड पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड भी हो गया। तो कुछ वस्तुओं में क्या होता है कि कुछ, जैसे मान लो कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई तो हम लोगों का क्या होगा कि उसकी जो मांगी गई मात्रा है, मांगी गई मात्रा में क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन का मतलब होता है उसके जो वो मांगी गई मात्रा में कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन का मतलब होता है संकुचन, जो कमी होगी। और अगर हम उसके जस्ट अपोजिट की बात करें कि वस्तु की कीमत जो है पहले थी 100 रुपये और उससे 100 रुपये से अगर हम और घटा दें तो वस्तु की मांग जो है वो और बढ़ जाएगी, तो मतलब उससे वृद्धि बोलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग एक इसकी बात करें तो मांग के नियम में अगर हम लोग देखा जाए तो मांग के नियम में हम लोगों ने क्या किया था कि वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। तो बस आप लोगों ने ये किया हुआ है कि कमी होती है, ठीक है, मतलब कि वो कमी को कमी से दिखा दिया और वृद्धि को वृद्धि से दिखा दिया। अगर कमी हुई तो इसको माइनस से दिखा दिया, और कमी हुई तो माइनस से दिखा दिया और वृद्धि हुई तो प्लस से दिखा दिया। तो अगर हम आप लोगों से कहें कि जैसे मान लो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, मतलब उसकी मात्रा के बारे में है कि जैसे मान लो कि मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, तो उसी के अध्ययन को बोलते हैं मांग की लोच। जो मतलब कि हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो हम लोग अगर एक शॉर्ट नोट में लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। अब अगर जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने कुछ लिख दिया है, इसमें आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है कि मांग की लोच के बारे में हम लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती रहती है, मतलब कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत के घटने पर वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है। किंतु सभी स्थितियों में मांग के परिवर्तन की मात्रा एक समान नहीं होती है, मतलब कि सभी परिस्थितियों में जो मांग की मात्रा है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। और फ्लक्चुएशन ही को बोलते हैं इलास्टिसिटी, मतलब कि लोच। लोच मतलब कैसा होता है कि लोच में जैसे कि मान लो कोई रबड़ है, कोई रबड़ को आप लोग जितना ज़्यादा खींचेंगे उतनी ज़्यादा उसमें लोच होगी। तो रबड़ एक लोच की तरह होती है कि जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें तनाव आएगा और जितना कम खींचेंगे उतना कम उसमें तनाव होगा। तो इसी प्रकार से डिमांड होता है। अब इसमें लिखा क्या है कि इसमें मेन बात लिखी हुई है यहाँ से, इसको आप लोग जबड़े ध्यान से पढ़िएगा कि मांग का नियम यह नहीं बताता,
मांग का नियम हमें क्या नहीं बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। मतलब कि मांग का नियम हमें सिर्फ इतना बताता है कि किसी वस्तु के, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, उसकी मांग में क्या, उसकी वस्तु की कीमत में मान लो वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई तो उसकी मांग कम हो जाएगी, लोग कहेंगे कि उसकी मांग कम हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये बताएंगे नहीं कि वो कितनी कम हो जाएगी। मान लो 10% कम हो जाएगी कि 5% कम हो जाएगी कि 15% कम हो जाएगी, ये बात नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे कि उसमें कमी हो जाती है। तो मांग का नियम क्या कहता है कि मांग का नियम हमें सिर्फ ये बताता है कि कमी हो गई या फिर वृद्धि हो गई, लेकिन मांग की लोच हमें क्या बताती है कि इतने % कमी होगी या फिर इतने % वृद्धि होगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे अंदाज में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है। लेकिन अगर पूछा जाता है तो इनमें 2 पॉइंट और लिखे जाते हैं, उनको भी हम लोग इसमें की पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, क्योंकि अक्सर करके MCQ आते हैं। एक वर्ड आया है कि मांग का नियम जो है, मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम जो है वो केवल एक गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है? गुणात्मक कथन है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जस्ट रिवर्स होता है कि वस्तु की कीमत, जैसे मान लो कि वस्तु की कीमत में क्या हुआ कि वस्तु की कीमत बढ़ गई, ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसमें क्या होगा कि उसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको कम खरीदेंगे। तो देखिए गुणात्मक कथन होता है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मांग की लोच इलास्टिसिटी का कैसा होता है, तो ये जो कथन होता है ये परिणात्मक कथन होता है। परिणात्मक कथन, ठीक है, परिमाणात्मक, ठीक है। कैसा कथन होता है? परिमाणात्मक। ये परिणाम पर डिपेंड करता है, तो ये परिणाम पर होता है। ये बातें आप लोगों को मोस्ट लगानी है क्योंकि MCQ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ है, और अगर आया तो हम लोग जब MCQ करेंगे मांग की लोच के, तो हो सकता है इनसे MCQ पूछा जाए। अब आती क्या है, अब मांग की लोच की हम लोगों को आगे देखना है कि मांग की लोच में और आगे क्या होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मांग की लोच की श्रेणियां क्या होती हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग मांग की लोच की श्रेणियां। एक सेकेंड, मांग की लोच की श्रेणियां। अब ये श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, और इन श्रेणियों को बोलते हैं कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये श्रेणियां जो होती हैं इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये जो श्रेणियां होती हैं तो ये 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। उनके बारे में हम लोग 1 by 1 चर्चा करने वाले हैं। तो मांग की लोच की जो श्रेणियां होती हैं उन्हें डिग्री बोलते हैं। डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी हम लोग लिख देते हैं क्योंकि मेरे साथ में कुछ इंग्लिश के भी बच्चे होते हैं। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग इनसे करने वाले हैं, इन 5 श्रेणियों से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोगों को जानना है और इनके डायग्राम भी देखने हैं, ठीक है। तो पहले इनकी सबसे पहली जो श्रेणी होती है, डिग्री होती है, उसे बोलते हैं, पहली नंबर की श्रेणी होती है उसे बोलते हैं सापेक्षित लोचदार मांग, सापेक्षित लोचदार मांग, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसे इंडिकेट करते हैं E greater than 1, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे, इसी फॉर्मूले को बस समझना है, इसी को हम लोगों को क्या समझना है, इस फॉर्मूले को समझना है कि ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले सापेक्षित लोचदार मांग में हम लोग, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसकी कीमत में मान लो परिवर्तन होता है, तो जितना परिवर्तन हुआ उससे ज़्यादा उसकी मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे बोलते हैं सापेक्षित लोचदार मांग। अगर हम लोग इसको डायग्राम से समझे तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें लिखने को ज़्यादा आता नहीं है, बस डायग्राम के बारे में पूछा जाता है कि सापेक्षित लोचदार मांग
किस प्रकार से होती है, इसका वक्र किस ओर होता है, इसका ढलान किस ओर होता है, बाएं से दाएं होता है, ऊपर से नीचे होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसके डायग्राम पर चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि मान लो कि ये जो है एक एक्स, ये हम लोगों ने एक वक्र खींचा है, ये जो लाइन है हम लोगों की वाई और ओ लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे, मान लो इसमें हम लोगों ने रखा है प्राइस, वस्तु का यहाँ पे रखेंगे प्राइस और यहाँ पे रखेंगे वस्तु की क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में जैसे मान लो कि पहले जो वस्तु के प्राइस थे वो थे मान लो 5 रुपए थे, ठीक है। और जब 5 रुपए थे वस्तु के प्राइस, तो व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति वस्तुएं जो खरीदता है वो मान लो उसने खरीदी हैं वस्तुएं, एक सेकेंड, तो उसने खरीदी है मान लो 10 वस्तुएं, ठीक है। 5 रुपए की जब वस्तु है तो वो खरीदता है कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं खरीदता है। और जैसे ही मान लो कि अगर नए प्राइस आए और वस्तु की मांग जो है वो घट गई, वस्तु की जो कीमत है वो घट गई, अब कितनी रहेगी, 5 रुपए से रहेगी वस्तु की कीमत 4 रुपए। तो उसकी मांग में क्या हुआ कि उसकी मांग में परिवर्तन होगा। आप लोग कहेंगे कि उसका जो मांग होगी वो मांग ज़्यादा होगी कि कम, तो आप लोग कहेंगे सब ज़्यादा होगी। तो वो मान लो ज़्यादा होगी, तो अब पहले 10 यूनिट मांगते थे, जब 5 रुपए थे तो कितने यूनिट मांगे थे, 10। अब लेकिन 4 रुपए हो गए तो अब उसने कितने मांगे हैं, 15 यूनिट। तो इसको अगर हम लोग इंडिकेट करें तो 5 रुपए की जब वस्तु होती है तो हम लोग कितनी मांगते हैं, एक सेकेंड, 5 रुपए की जब वस्तु होती है तो हम लोग 10 वस्तुएं मांगते हैं, यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो इसको यहाँ से इस प्रकार से, एक सेकेंड बस, इसको यहाँ से मिलाती हुई एक लाइन आएगी, तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग, इसको यहाँ से मिला दिया। और अगर हम लोग बात करें तो इसको यहाँ से मिला देंगे, एक लाइन है हो गई। और अब वस्तु की कीमत क्या हुई, वस्तु की कीमत हो गई 4 रुपए। तो वस्तु की कीमत 4 रुपए होने से अब जो मांग है वो यहाँ पर आ गई, कहाँ पर आ गई, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर आ गई। और इसको यहाँ से अगर मिला दें 5 रुपए से, यहाँ से इसको मिला दें तो ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर ये बन गया। तो आप लोग देखिए कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। तो वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ वो 1 रुपए का परिवर्तन हुआ। कितने रुपए का, 1 रुपए का। अगर वैल्यू में कहा जाए तो 1 रुपए का परिवर्तन हुआ। लेकिन वस्तु की मात्रा में कितने का परिवर्तन हुआ, तो आप लोग कहेंगे 5 रुपए का। तो ये परिवर्तन, ये देखिए। तो इसी को अगर हम बोला जाए, इसी को एक खींचती हुई एक लाइन खींच दी जाए, तो इसको मिलाती हुई अगर एक लाइन खींच दी जाए इस प्रकार से, तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे डिमांड कर्व। ये हम लोगों का जो है वो डिमांड कर्व, ये किस प्रकार से इंडिकेट करेगा, तो डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से, मतलब कि इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें, इसको फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे, तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ईडी बराबर, इलास्टिसिटी निकालने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगाने के लिए फॉर्मूला होता है मांग का अनुपातिक परिवर्तन। क्या होता है, मांग का अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन। और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी, इसको फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू में आते हैं, तो उस प्रकार से हम लोग इसके देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है और इस प्रकार से इसका साइन होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो सापेक्षिक लोचदार मांग क्या होती है, तो बिल्कुल जैसे मान लो कि वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो गया, तो इसी को बोलते हैं लोचदार मांग। और इसको किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, तो इसको इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने अभी एक टाइप पढ़ा है, श्रेणियां जो पढ़ रहे हैं, डिग्री पढ़ रहे हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसकी सिर्फ 1 डिग्री हुई है। उसके बाद हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट डिग्री। और नेक्स्ट डिग्री में क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट डिग्री है जो हम लोगों की है वो है सापेक्षित बेलोचदार मांग। क्या है, तो नेक्स्ट डिग्री में हम लोग लिखेंगे तो सापेक्षित बेलोचदार मांग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग एक डायग्राम बना के इसको देखने वाले हैं कि इसको किस प्रकार से करते हैं। तो अगर हम लोग इसको करना चाहें सापेक्षित बेलोचदार मांग को, तो इसमें क्या होता है कि ये आप लोग इतना बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये हम लोगों ने यहाँ पे रखेंगे प्राइस को, वही फिर हम लोगों का यहीं पे प्राइस रहेगा, यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने क्वांटिटी, ठीक है।
तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई वस्तु की कीमत है 10 रुपये, ठीक है। अब 10 रुपये की कीमत है तो वस्तु की कीमत क्या है, तो वस्तु की कीमत है 10 रुपये। तो आज जो व्यक्ति जो लोग मांगेंगे तो उसमें उन्होंने मांगा कितना, तो वो मांगते हैं 4 यूनिट। जब वस्तु की कीमत कितने यूनिट होती है, तो जब वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है तो लोग मांगते हैं उसके 4 यूनिट को मांगते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको खींचते हुए अगर लाइन खींचे तो सिंपल सी लाइन हम लोगों की ये आ जाएगी, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग खींचना चाहें तो एक लाइन यहाँ से आई हम लोगों की और यहाँ पे मिल गई आके। तो ये जो लाइन है, एक सेकेंड, इसको हम लोगों ने लाइन को सही तरीके से नहीं खींच पाए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको अगर हम लोग बोलें तो ये जो, एक सेकेंड, इसमें अगर देखा जाए तो जब वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है तो वो व्यक्ति कितनी मांगता है, 4 वस्तुएं मांगता है। अगर वस्तु की कीमत घट जाती है, मान लो वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा घट जाती है और कितने पे आ जाती है, 2 रुपये पर, तो व्यक्ति जो है वो उसकी मांग करता है, उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है ये यहाँ पे साइन हो गया और इसको यहाँ से खींच दिया और इसको हम लोग यहाँ से खींच देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अगर देखना चाहें तो इसमें देखिए कि जितने की वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में क्या हुआ, कमी हुई, बहुत कमी हुई, बहुत ज़्यादा की कमी हुई, ठीक है। लेकिन उसकी मांग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसकी मांग जो बढ़ी है वो कीमत से कम बढ़ी है। देखिए आप लोग इसमें देखिए और इसमें देखिए तो इसमें अंतर दिख रहा है। तो यही अंतर को बोलेंगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग, और इसको साइन बनाएंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1। इससे बनाएंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1 से बनाएंगे, क्योंकि जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम रही है। कैसे कम रही है, क्योंकि वस्तु की कीमत में देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत कितने रुपए गिरी, तो आप लोग कहेंगे सर 8 रुपये। लेकिन वस्तु की जो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से बढ़ी नहीं, तो बढ़ी कितनी, मात्र 1। तो इसको बोलेंगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 श्रेणियाँ की हैं, मांग के लोच की 2 श्रेणियाँ की हैं। आगे की क्लास में हम लोग करेंगे जो शेष श्रेणियाँ हैं हम लोगों की 3, उनको भी हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। जैसे कि इकाई लोचदार मांग क्या होती है, और पूर्णता बेलोचदार मांग क्या होती है, पूर्णता लोचदार मांग क्या होती है। तो इनके बारे में जो 3 टॉपिक हैं इनको भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और MCQ भी करेंगे, क्योंकि ये क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हम छोटी छोटी क्लासें लेकर आए हैं जिससे कि आप लोग बोर ना हो सकें और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।